एक कातिल मां और बेटे को बेरहमी से कत्ल करने के पहले उनके घर पे जाता है, उनके साथ कई घंटों तक बातचीत करता है। इसके बाद मां और बेटे के साथ बैठकर वह खाना भी खाता है और टीवी पे पिक्चर भी देखता है। और इसके बाद मां और बेटे को बेरहमी से कत्ल करने के बाद उनके घर से वह चला जाता है। और अगले दिन जब मां और बेटे का अंतिम संस्कार हो रहा था, उस अंतिम संस्कार में भी वह कातिल शामिल होता है। तो क्या पुलिस मां और बेटे के कातिल को ढूंढ पाती है? कहानी के आगे जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुश। आज की सच्ची कहानी जो आप सुन रहे हैं, यह कहानी दिल्ली की है, दिल्ली की पालम विहार की। साउथ दिल्ली के पालम विहार इलाके में एक कृष्ण स्वरूप जी रहते हैं। वह एयरफोर्स में अकाउंटेंट का काम करते हैं। कृष्ण स्वरूप जी के घर पे उनकी 55 साल की पत्नी और एक 27 साल का बेटा घर पे रहते हैं। जब 2020 में पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था, तब कृष्ण स्वरूप जी का लड़के की नौकरी चली गई थी। तब से वह घर पे ही रह रहा था अपने माँ के साथ, और कृष्ण स्वरूप जी खुद रहते थे। तो घर में टोटल 3 ही लोग थे। रोज़ की तरह कृष्ण स्वरूप जी सुबह में दफ्तर जाते हैं और शाम में अपने घर वापस आते हैं। तारीख थी 2 जून 2021। रोज़ की तरह कृष्ण स्वरूप जी अपने घर से दफ्तर जाते हैं और शाम में वह 7 साढ़े 7 बजे जब अपने घर वापस आते हैं तो उनको एक चीज़ चौंकाती है, क्योंकि जब भी कृष्ण स्वरूप जी अपने घर पे आते हैं तो वह बेल डोर बजाते हैं। इसके बाद दरवाज़ा खुलता है, इसके बाद वह घर के अंदर जाते हैं। लेकिन आज ऐसा नहीं था, घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। कृष्ण स्वरूप जी घर के अंदर जाते हैं और बेडरूम की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही अंदर का मंजर देखता है तो वह घबराने लगता है, वह चीखने लगता है, वह रोने लगता है। अंदर का मंजर देखता है कि उनकी 55 साल की पत्नी खून से लथपथ है और उनको कोई कत्ल कर दिया है। कृष्ण स्वरूप जी बदहवास अपने बेटे को आवाज़ देता है और भागते हुए वह दूसरे कमरे में जाता है। तो वहाँ का भी मंजर देखने के बाद उनका कलेजा काँप उठता है। वह और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और वह यह देखता है कि उसके 27 साल के बेटे भी खून से लहूलुहान है और उसे भी कोई बेरहमी से कत्ल कर दिया है। यह मंजर देखने के बाद कृष्ण स्वरूप जी ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, चीखने चिल्लाने लगता है। यह आवाज़ आसपास के लोगों तक भी पहुंचती है। कृष्ण स्वरूप जी की रोने और चीखने की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग उनके घर पे आते हैं और वह देखते हैं कि उनकी पत्नी और उनके बेटे को किसी ने बेरहमी से कत्ल कर दिया है। इन्हीं में से कोई पुलिस को फ़ोन कर देती है। इसके थोड़ी देर के बाद कृष्ण स्वरूप जी के घर पुलिस आती है। कृष्ण स्वरूप जी के दोस्त, यार, नाते, रिश्तेदार सभी लोगों को खबर दी जाती है और यह दुखद खबर सुनने के बाद उनके घर पे सभी लोग आते हैं। क्राइम ऑफ सीन देखने के बाद यह पता चल रहा था कि यह मामला लूट मार का है, क्योंकि सामान बिखरे पड़े हुए थे, अलमारी खुला हुआ था, बैग खुला हुआ था। यह देखने के बाद शुरुआत में यह लगा कि यह मामला लूट मार का है। तब पुलिस दोनों लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके बाद पुलिस कृष्ण स्वरूप जी से पूछती है कि आपको किसी से कोई दुश्मनी है क्या? तब कृष्ण स्वरूप जी बहुत सोचने के बाद यह कहते हैं कि हमें किसी से ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है। पुलिस आस पड़ोस के लोग सबसे भी पूछताछ करते हैं कि आपने से किसी को इनके घर आते जाते देखा है, लेकिन आस पड़ोस के लोग भी मना कर देते हैं। कृष्ण स्वरूप जी के दोस्त और रिश्तेदार लोगों सबसे भी पुलिस पूछताछ करती है कि किसी के ऊपर आप लोगों को शक है। तब कृष्ण स्वरूप के दोस्त और रिश्तेदार लोग भी यह मना कर देते हैं। तब पुलिस को कहीं से कुछ पता नहीं चलता है कि कौन इन दोनों को कत्ल किया है। और अगले दिन कृष्ण स्वरूप जी की बीवी और उनके बेटे को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है। आस पड़ोस के लोग और कृष्ण स्वरूप जी के दोस्त और रिश्तेदार लोग को भी खबर दी जाती है उस अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। और अंतिम संस्कार में वो लोग शामिल भी होते हैं और उन दोनों को अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। मामला एयरफोर्स से जुड़ा हुआ था, तो पुलिस जल्द से जल्द कातिल को ढूंढने में लगी हुई थी, लेकिन पुलिस को कुछ भी पता नहीं चल रहा था। पुलिस जब इस मामले की जांच कर रही होती है तो पुलिस की नज़र सीसीटीवी कैमरा पे जाती है, जो कृष्ण स्वरूप जी के घर के बाहर और अंदर भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। तब कृष्ण स्वरूप जी पुलिस को उस जगह पे ले जाती हैं जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा का रिकॉर्डिंग होता है, और उस जगह पे पहुँचने के बाद देखता है कि डीवीडीआर वहाँ तो है ही नहीं। तब पुलिस को यह लगा कि यह मामला लूट मार का नहीं है, बल्कि आपसी दुश्मनी का है। और 1-2 दिन बीत जाता है, लेकिन पुलिस को कातिल के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था।
तब पुलिस इस केस को फिर से नए ढंग से जांचने का फैसला करती है और आस पड़ोस में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उसमें जांचने का फैसला करती है। कृष्ण स्वरूप जी के घर से लेकर और आसपास में जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, पुलिस सबको जांचने का फैसला करती है और एक एक कर सभी में जांचती है, लेकिन सीसीटीवी कैमरा में भी कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन एक नुक्कड़ पे जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उसमें सिर्फ 4 सेकेंड का एक क्लिप नज़र आती है। उन 4 सेकेंड के वीडियो क्लिप में पुलिस को यह लग रहा था कि उनके हाथ में जो कुछ सामान है वह डीवीडीआर जैसा लग रहा था, लेकिन वह शख्स मुंह ढका हुआ था तो चेहरा पता नहीं चल रहा था। लेकिन पुलिस को यह लग रहा था कि अगर यह कातिल है तो यह आस पड़ोस के रहने वाला होगा, क्योंकि यह अपनी गाड़ी से आया नहीं है। अगर यह कातिल बाहर का होगा तब यह ज़रूर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज किया होगा। पुलिस उस 4 सेकेंड की वीडियो क्लिप से फ़ोटो निकालती है और आस पड़ोस के लोगों सबको यह फ़ोटो दिखाती है कि ऐसा कपड़ा कोई पहनता है, लेकिन सभी मना कर देते हैं। कृष्ण स्वरूप जी को भी यह फ़ोटो दिखाती है, लेकिन कृष्ण स्वरूप जी नहीं पहचान पाते हैं। कृष्ण स्वरूप जी के दोस्त और रिश्तेदार लोगों को भी यह फ़ोटो दिखाई जाती है, लेकिन वो लोग भी मना कर देते हैं। पुलिस जीरो इन करती है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले सबसे पूछताछ करने का फैसला करते हैं कि 2 जून की दोपहर से लेकर शाम तक ऐसा शख्स कोई उसके गाड़ी पे बैठा था। पुलिस दर्जनों रिक्शा वाले, ऑटो वाले, कैब वाले सबसे पूछताछ करती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। लेकिन जब पुलिस ई रिक्शा वाले, कैब वाले सबसे पूछताछ कर रहा था तो उसमें एक बैटरी रिक्शा वाला सामने आता है। तब एक बैटरी रिक्शा वाले पुलिस को यह कहती है कि साहब ऐसा शख्स मेरे रिक्शा पे बैठा था। और जैसे ही यह बात पुलिस सुनती है तो पुलिस को पहली कामयाबी मिलती नज़र आती है। पुलिस बैटरी रिक्शा वाले से पूछती है कि तुम्हें इस शख्स के बारे में कैसे याद है। तब बैटरी रिक्शा वाले यह कहता है कि साहब जब यह मेरे रिक्शा पे बैठा था तो इसके शर्ट पे खून के छींटे पड़े हुए थे और हाथ में कुछ सामान भी रखा था, जो इस फोटो में दिख रहा है ऐसे ही सामान था उसके हाथों में और चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। तब मैं उस शख्स से यह पूछा कि साहब कहीं आपको चोट तो नहीं लगी है, लेकिन वह शख्स ज़्यादा कुछ बोला नहीं और यह बोला कि मुझे पालन मेट्रो स्टेशन तक छोड़ दो, और मैं उसे पालन मेट्रो स्टेशन तक जाके छोड़ दिया। लेकिन यह बात सुनकर पुलिस को इस बात में भी दम नज़र नहीं आई और कातिल का कुछ सुराग पता नहीं चला। लेकिन कुछ ही देर में बैटरी रिक्शा वाले पुलिस को यह कहते हैं कि साहब यह जहाँ से बैठा था वहाँ से लेकर पालम विहार मेट्रो स्टेशन का 30 रुपया किराया है, और वह मुझे एक 20 का नोट और एक 10 का नोट दे रहा था, लेकिन 10 का नोट जहाँ नंबर होता है वह फटा हुआ था। तब मैं उस शख्स से बोला कि साहब यह 10 का नोट नहीं चलेगा, आप मुझे दूसरा 10 का नोट दीजिए। तब वह शख्स यह बोला कि मेरे पास दूसरे नोट नहीं है और मेरे पास चेंज नहीं है। तब वह शख्स यह बोला कि तुम पेटीएम चलाते हो। तब मैंने उनको बोला कि हाँ मैं पेटीएम चलाता हूँ। तब मैं अपना पेटीएम नंबर दिया उसको और मुझे वह 30 रुपया का पेटीएम भुगतान किया। और जैसे ही पुलिस यह बात सुनती है तो पुलिस उस बैटरी रिक्शा वाले को यह कहता है कि जिस नंबर से तुम्हें 30 रुपया का भुगतान किया था वह नंबर दो मुझे। तब वह बैटरी रिक्शा वाले वह नंबर देता है और पुलिस उस नंबर के बारे में पता लगाती है कि यह नंबर किसके नाम पर है। तो पुलिस को यह पता चलता है कि यह नंबर अभिषेक कुमार के नाम पर दर्ज है, और यह अभिषेक कुमार कोई और नहीं था बल्कि कृष्ण स्वरूप जी की अपनी सगी बहन का बेटा था, यानी कृष्ण स्वरूप का भांजा था। और जैसे ही पुलिस अभिषेक को गिरफ्तार करने जाती है और अभिषेक को देखने के बाद पुलिस को जोर का झटका लगता है और सब कुछ में वह आगे आगे था। कुछ दिनों तक कृष्ण स्वरूप जी के घर पे ही वह था, पुलिस के नज़रों के सामने में था, वह हर चीज़ में आगे आगे था। चाहे मुर्दा घर से बॉडी को लाना हो, शमशान घाट ले जाना हो, और वहाँ भी वह सबसे आगे आगे था। और जब पुलिस आस पड़ोस के लोगों सबसे पूछताछ कर रही थी, रिश्तेदारें सबसे पूछताछ कर रही थी, तो वहाँ भी वह आगे आगे था और पुलिस पे वह दबाव भी बना रहा था कि आप जल्द से जल्द हमारे मामी को और करजन भाई को, कातिल को जल्द से जल्द पता लगाइए। और यह सब चीज़ में आगे आगे था और पुलिस के नज़रों के सामने में था, और पुलिस को यह बात पता ही नहीं था। पुलिस अभिषेक को गिरफ्तार करके थाने लाती है और वहाँ पूछताछ करती है, लेकिन शुरुआत में अभिषेक मना करता है और यह कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। लेकिन जब पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो वह टूट जाता है और कबूल करता है कि वह अपनी मामी का और अपने कजन भाई का कत्ल किया है। पुलिस कातिल को पकड़ चुका था, लेकिन पुलिस यह जानना चाहती थी कि आखिर कत्ल क्यों किया है।
तब अभिषेक यह कहता है कि कुछ महीने पहले अपनी बहन की शादी के लिए 50,000 रुपये अपनी मामी से उधार लिया था और उनको वादा किया था कि उसे पैसे जल्द से जल्द लौटा देंगे। लेकिन जब 2020 में लॉकडाउन लगा, उस लॉकडाउन में अभिषेक की नौकरी चली जाती है। तब से वह घर पे ही बैठा था और उसकी मामी बार बार अभिषेक को फ़ोन करके यह कह रहा था कि पैसे कब लौटा रहे हो। अभिषेक अपनी मामी को यह बताता था कि आपको बहुत जल्द पैसा लौटा देंगे, अभी नौकरी चली गई है, जैसे ही नौकरी लगेगी हम आपको पैसा जल्द से जल्द लौटा देंगे। 2 जून 2021 को अभिषेक अपनी मामी के घर पे जाता है। वहाँ पे अपनी मामी और कजन भाई के साथ वह घंटों बैठता है, घंटों बातचीत करता है और साथ में बैठकर तीनों खाना भी खाता है और इसके बाद टीवी पे पिक्चर भी देखता है। और इसी दौरान अभिषेक की मामी अभिषेक को पैसे के लिए फिर टोक देती है। तब अभिषेक को बहुत तेज़ गुस्सा आता है और उसे यह लगता है कि मामी को सब कुछ पता होने के बावजूद भी वह हर वक्त मुझे पैसे के लिए कहता है और मुझे जलील करता है। अभिषेक और अभिषेक का कजन भाई साथ में पिक्चर देख रहा होता है और अभिषेक की मामी दूसरे कमरा में होती है। गुस्से में अभिषेक उठता है और हाथ में डंबल लेकर उस कमरा में जाता है जहाँ पे अभिषेक की मामी थी और डंबल से लगातार उसके सर पे हमला करने लगता है। वह बुरी तरह से घायल हो जाती है और लहूलुहान हो जाती है और वह तड़पने लगती है और अभिषेक को यह लगने लगता है कि उसका कजन भाई पुलिस को सब कुछ बता सकता है। तब अभिषेक उस डंबल लेकर अपने कजन भाई के सर पे भी लगातार वार करने लगता है और वह भी लहूलुहान हो जाता है और वह भी तड़पने लगता है। माँ और बेटा दोनों तड़पने लगता है और तड़प तड़प कर कुछ ही देर के बाद माँ और बेटे की जान चली जाती है। इसके बाद यह मामला लूट मार का लगे, इसलिए अभिषेक सारा सामान बिखेर देता है और डीवीडीआर हाथ में लेकर मुंह को ढक लेता है और घर से निकल जाता है। बैटरी रिक्शा पकड़कर मेट्रो स्टेशन जाता है। वहाँ से मेट्रो पकड़कर वह अपने घर जाता है और अपने घर पे बड़े आराम से बैठ जाता है कि मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। कृष्ण स्वरूप जब अपनी बीवी और बेटे की कत्ल की खबर सब रिश्तेदारों को बता रहा था तो यह खबर अभिषेक की माँ को भी खबर देती है, क्योंकि कृष्ण स्वरूप की वह बहन थी। और जैसे ही यह बात अभिषेक सुनता है तो अभिषेक एक्टिंग करने लगता है कि मानो उसको सदमा लग गया है। वह मानने के लिए तैयार ही नहीं था और अपने घर वालों के साथ शोक मनाता हुआ अपने मामा के घर पहुंचता है, जहां पे कुछ घंटा पहले वह 2 कत्ल किया था। तो यह थी आज की सच्ची कहानी दोस्तों। इस कहानी के माध्यम से हम किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, बल्कि हम आपको सतर्क करना चाहते हैं। यही मेरा मकसद है। तो अब आप हमें दीजिए इजाज़त, हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।